गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने मैथ के क्वेश्चंस को बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2019 में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से कराने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करवाता हूं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ कराता हूं, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि आपको भी पता है कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आप किसी भी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो उस क्वेश्चंस के बेसिस पर कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं कराने वाला हूं, तो ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप समझते जाइएगा। एक बात और डियर स्टूडेंट, जितने भी पेपर सेट में सॉल्यूशन करवाता हूं, उन सारे पेपर सेट का जो भी आपका पीडीएफ होता है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री अथवा मैथ से, वहां पर आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, वहां पर बहुत सारी बातें आप शेयर कर सकते हैं हमसे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है डियर स्टूडेंट, एक कण का वेग v बराबर आपको दे रखा है 3 + 6t + 9t² मीटर प्रति सेकंड है। कण का t बराबर 5 सेकंड से t बराबर 8 सेकंड तक विस्थापन क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि विस्थापन की वैल्यू क्या होगी t बराबर 5 सेकंड से लेकर t बराबर 8 सेकंड तक, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या पता है? आपको पता है v बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट ds/dt। v बराबर आपको दे रखा है ds/dt और v की वैल्यू आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 3 प्लस का 6t प्लस का 9t² के रूप में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। v बराबर आपका होता है ds/dt और v की वैल्यू दे रखा है 3 + 6t प्लस का 9t²। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके में तो लिख सकते हैं, ds/dt बराबर हम लिख सकते हैं 3 प्लस का 6t प्लस का 9t² के रूप में। यहां से डियर स्टूडेंट ds की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, ds की वैल्यू निकालोगे तो 3 प्लस का 6t प्लस का 9t² इनटू का dt हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, इस वैल्यू का हम समाकलन कर देते हैं किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। जो भी स्टूडेंट ने इंटर पढ़ रखा होगा, यानी कि क्लास 12 पढ़ रखा होगा, उसको समाकलन बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे डियर स्टूडेंट, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो यहाँ से आपका इसका समाकलन कर देते हैं 0 से s, ds बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 to 8 मैंने इसलिए लिया क्योंकि t बराबर 5 सेकंड से 8 सेकंड के बीच विस्थापन ज्ञात करना है, और जो a वाली वैल्यू है उसको आपको ऐसे ही नोट कर देना है, प्लस का 6t² इनटू का आपका हो जाएगा dt। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्या होगा, dt के सापेक्ष इस पूरी वैल्यू का हम समाकलन कर देते हैं। तो dt के सापेक्ष इस पूरी वैल्यू का समाकलन करोगे तो मिलेगा आपको 3t प्लस का 6t² डिवाइडेड बाय 2 प्लस का ये आपका 9t² भाई, ये आपका 9t² है। तो 9t² का समाकलन करोगे तो 9t³ डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट क्या है 5 से 8, तो मैंने 5 से 8 रख दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से समझिएगा,
सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 तिया 6 और ये आपका हो जाएगा 3 3 9। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 3t प्लस का 3t प्लस का 3t स्क्वायर, उसके बाद से प्लस का 3t क्यूब के रूप में। आइए कहाँ से लिमिट कहाँ से है, लिमिट आपको दे रखा है 5 से 8 तक, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब लिमिट भी लगा देते हैं, तो लिमिट भी लगा दो। तो लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले 5 लिमिट लगाते हैं, तो 3 गुणे 5 लिमिट का मतलब ये है कि एक बार आपको t की वैल्यू 5 ले लेना है और एक बार t की वैल्यू आपको 8 ले लेना है। तो सबसे पहले हम 5 लेते हैं, तो जहां जहां t है वहां 5 रखेंगे। सबसे पहले हम 8 ले लेते हैं क्योंकि ऊपर वाली अपर लिमिट पहले लिया जाता है। तो 3 गुणे 8 प्लस का 3 गुणे 8 का स्क्वायर प्लस का 3 गुणे 8 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाना होता है, तो अपर लिमिट की तो वैल्यू मैंने रख दिया 8 8 जहां पर t था। अब लोअर लिमिट की वैल्यू t की वैल्यू 5 रखेंगे, तो t की वैल्यू एक बार 5 रख दो, तो 3 गुणे 5 प्लस का 3 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस का 3 गुणे 5 का क्यूब। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आगे आप ध्यान से समझिएगा। देखो 3 बटी कितना होता है, 3 बटी आपका होता है 24। अब देखो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 64, और 64 तिया कितना होगा, 64 तिया आपका हो जाएगा 192। 64 तिया आपका हो जाएगा 192 प्लस का 8 का क्यूब करोगे 512, अब 512 गुणे 3 करोगे कितना होगा 1536। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1536। आप ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा 3 पचे 15, 5 पचे 25 कितना हो जाएगा 75 प्लस का 5 बजे 25 बचे 125 दिया कितना हो जाएगा 375। इसी को आप हल कर लो तो देखो क्या मिलेगा। तो देखो 1536 और 192 और 24 जोड़ दो, तो 192 में 24 जोड़ो तो कितना आएगा, जोड़ लेते हैं सबको। देखो 6 2 8 4 12 1 2, उसके बाद से 3 और 1 हासिल 4, 4 और 9 4 13 और 2 15 को 5 हासिल बचे 1, 5 1 6 1 7 7 हो गया। फिर उसके बाद से एक आपका आ गया ले लिया तो एक हो जाएगा 1752 हो जाएगा। माइनस का इस वाली पूरी वैल्यू को जोड़ लो, तो 5 5 10 5 15 को 5 हासिल बचे 1, 7 1 8 7 15 1 16 को 6 हासिल बचे 1 3 और 1 4। तो 1752 में से 465 घटाओ तो देखो 12 में से 5 जाएगा आपका 7 बचेगा। फिर यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका बचेगा 4, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। फिर यहाँ पर आपका बचा कितना 6, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 1 1287 आएगा। देखते हैं 1287 आपका ऑप्शंस में दिया है कि नहीं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट 1287 मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि t बराबर 5 सेकंड से लेकर t बराबर 8 सेकंड के बीच जो विस्थापन होगा कण का वो आपका 1257 मीटर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ध्यान में रखिएगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, तो ध्यान से समझिएगा। इस पेपर सेट में न्यूमेरिकल थोड़े से ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन प्रत्येक न्यूमेरिकल आपके IERT एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप की परास आपका 50 मीटर है। यदि इसे समान चाल से 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो परास का मान क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए परास की वैल्यू क्या होती है। तो परास R बराबर आपका होता है u² g, अब ब्रैकेट के अंदर आपका होता है sin 2 थीटा। ये आपके परास का मान होता है u² g इनटू का sin 2 थीटा। अब डियर स्टूडेंट एक बार 15 डिग्री के लिए बात की गई है और एक बार आपका बात की गई है 45 डिग्री के लिए। तो जब हम यहाँ पर थीटा बराबर 15 डिग्री लेंगे तो
तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ R1 की वैल्यू आएगी। तो R1 बराबर क्या आपका हो जाएगा यू स्क्वायर अपन जी इंटू का साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना लेना है 15 डिग्री। तो यहाँ से देखो कितना मिल जाएगा, परास का मान कितना दे रखा है 15 डिग्री के लिए परास का मान दे रखा है 50 मीटर। तो R1 की जगह 50 रख दो, यू स्क्वायर अपन जी साइन कितना होगा 15 दूना 30, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 रख दो। तो यहाँ से आपका यू स्क्वायर अपन जी का मान कितना आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा। यू स्क्वायर अपन जी का मान निकालोगे तो 100 मीटर आ जाएगा। आपको निकालना है परास का मान 45 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए। तो थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए परास का मान निकाल लो। तो परास को मैं मान लेता हूँ R2। तो ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर अपन डी इंटू का साइन 2 थीटा। तो देखो यू स्क्वायर अपन जी का मान आपने निकाला है 100 गुणे साइन 2 गुणे थीटा की वैल्यू लेना है 45 डिग्री। अब देखो क्या होगा, ये आपका 100 है ही, साइन 2 गुणे 45 करोगे साइन 90 और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। तो 100 का गुणा 1 में कराओगे 100 मीटर ही मिलेगा। इस तरीके से 45 डिग्री पर जो परास का मान होगा वो आपका 100 मीटर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है एक किग्रा द्रव्यमान और 0.2 मीटर तथा 0.4 मीटर आंतरिक व बाहरी व्यासों एक मोटे गोली कोश का इसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोला है एक किग्रा द्रव्यमान और 0.2 मीटर तथा 0.4 मीटर आंतरिक व बाहरी व्यासों वाले एक मोटे गोली कोश का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि जड़त्व आघूर्ण आई की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट आई बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण आई बराबर आपका होता है 2/5 इंटू का m और ब्रैकेट के अंदर आपका होता है r⁵ माइनस स्मॉल r⁵ डिवाइडेड बाय r का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। ये आपके जड़त्व का फार्मूला होता है। ये आपके जड़त्व का फार्मूला होता है। जो डियर स्टूडेंट आपका m है ये आपका द्रव्यमान है, जो आपका r है ये आपकी बाहरी त्रिज्या है और जो आपका स्मॉल r है ये आपका आंतरिक त्रिज्या है। तो सारी वैल्यू आप रख दीजिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर आपका हो जाएगा 2/5। m की वैल्यू आपको दे रखा है 1 की तरह क्वेश्चन में। उसके बाद से यहाँ पर देखो बाहरी त्रिज्या कितनी आएगी, दे रखा है आंतरिक व बाहरी त्रिज्या। आंतरिक व बाहरी व्यास आपको दे रखा है 0.2 और 0.4। तो जो आपका बाहरी व्यास है वो आपका 0.4 है, जो आपका बाहरी व्यास है वो आपका 0.4 है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.2, 0.2 पे पावर 5, क्योंकि आपको बाहरी व्यास d की वैल्यू दे रखा है 0.4। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आपका हो जाएगा व्यास का आधा यानी कि 0.2 हो जाएगा। वहीं पर जो आपका आंतरिक व्यास दे रखा है वो आपका 0.2 दे रखा है। तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगी 0.1। ये बात आपको क्लियर है। अब सारी वैल्यू रख दो। तो माइनस का स्मॉल r की वैल्यू आपका 0.1 पे पावर 5 बटे का कैपिटल R की वैल्यू आपका है 0.2 का क्यूब माइनस स्मॉल r की वैल्यू है 0.1 का क्यूब। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखना डियर स्टूडेंट 2/5 है तो 2/5 मैंने रख दिया। देखो 0.2 पे पावर 5 है तो 0.2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 का मान कितना होता है 32 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 गुणे 10 पे पावर -5 के रूप में माइनस 0.1 पे पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 पे पावर -5 के रूप में बट्टे यहाँ पर 0.2 का क्यूब इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 पे पावर -3 के रूप में माइनस 0.1 का क्यूब को लिख सकते हैं 1 गुणे 10 पे पावर -3 के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा 2/5 है तो 2/5 रख दिया।
अब देखिएगा 32 गुणे 10 पे पावर माइनस 5 में से 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 5 घटाओगे तो मिलेगा आपको 31 गुणे 10 पे पावर माइनस 5 के रूप में। नीचे में देखो 8 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 में से 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 घटाओगे तो मिलेगा आपको 7 गुणे 10 पे पावर माइनस का 3 के रूप में। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट 2/5 है तो 2/5 रखा। अब देखो ये आपका 31/7 है तो 31/7 रख दिया। 10 पे पावर माइनस 5 में से जब आपका 10 पे पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 पे पावर माइनस 5 में से प्लस का चिन्ह घटेगा तो आपको मिल जाएगा 10 पे पावर माइनस 2 के रूप में। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट ये आपका 2/5 है गुणे 31/7 है। 10 पे पावर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 1/100 के रूप में। अब आगे आप ध्यान से समझिएगा तो i की वैल्यू आपका क्या आ जाएगी 31 दूना 62 तो ये आपका हो जाएगा 62 बटे का 7 पचे 35 और गुणे का 100। इसी को आप हल कर दीजिए। तो सबसे पहले हम 2 से काट देते हैं, 2 31 सही हम 62 और 2 5 सही में 100, यानी i की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको मिल जाएगी 31/35 गुणे 50 के रूप में। इसको आप सॉल्व कीजिएगा डियर स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 0.0177 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ध्यान में रखिएगा जड़त्व आघूर्ण I बराबर 2/5 m r to power 5 minus small r to power 5 divided by r cube minus small r cube होता है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। कठिन सवाल से डियर स्टूडेंट आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि यही यदि 3 से 4 कठिन क्वेश्चन आप करके आते हैं तो कम से कम 10 से 20 हजार स्टूडेंट से आप आगे चले जाते हैं। क्योंकि जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं वे इन कठिन प्रश्नों को पढ़ करके ही छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्हीं कठिन प्रश्नों को यदि आप 4 से 5 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बिल्कुल सही कर जाते हैं तो कम से कम आप 10 से 20 हजार स्टूडेंट से आगे चले जाते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। इन चारों में आपको बताना है कि कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो जो आपका विद्युत धारा है डियर स्टूडेंट वो आपका सदिश राशि नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है मुक्त आकाश के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा। मुक्त आकाश के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है 1/4 पाई f इनटू का q1 q2 बटे का r² के रूप में। ये आपका एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। तो इसके अनुसार जो इसका मात्रक होगा वो आपका कूलाम स्क्वायर बटे का कूलाम स्क्वायर बटे का न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। देखो Q1 Q2 है तो कूलाम गुणे कूलाम कूलाम स्क्वायर हो गया, ये फोर्स है तो न्यूटन हो गया और ये r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से जो यूनिट होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को भी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है गैस के 2 ग्राम अणु जिन्हें स्थिर ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है 4 लीटर आयतन से 1 लीटर आयतन तक संपीड़ित करने पर किया गया कार्य क्या होगा ये आपको बताना है। किया गया कार्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो किया गया कार्य बराबर आपका होता है W बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट, W बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट 2.303 nRT, होता है इनटू का आपका होता है log 10
V2 अपान V1 के रूप में ये आपका किए गए कार्य का फार्मूला होता है। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो जो V2 का मान दे रखा है क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट, वो आपको दे रखा है 4 लीटर, और जो V1 का मान दे रखा है डियर स्टूडेंट, सॉरी V1 का मान आपको दे रखा है 4 लीटर और V2 का मान आपको दे रखा है 1 लीटर। देखो V2 का मान आपको दे रखा है, V1 का मान आपको दे रखा है 4 लीटर और जो V2 का मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 लीटर। अब सारी वैल्यू रख दो तो W बराबर क्या आ जाएगा 2.303। n की भी वैल्यू दे रखा है कि नहीं, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। 2 ग्राम और तो n की वैल्यू आपको दे रखा है 2, r की वैल्यू कितना होता है 8.14 और t की वैल्यू दे रखा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने t की वैल्यू आपको रखना है 273 डिग्री सेल्सियस, ये आपका परम ताप होता है, गुणे का लाल V2 की वैल्यू 4 बटे का V1 का मान है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 2.303 गुणे 2 गुणे 8.14 गुणे 273। अब देखो लाख 4 बटे 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लाख, ये आपका V2 अपन V1 है ना यार, तो ये आपका 1 बट्टे का 4 होगा, 1 बट्टे का 4 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट log 1 माइनस का log 4 के रूप में। तो यहाँ से इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो आपको फाइनली मिल जाएगा माइनस का 6359, माइनस का 6359 जूल। तो किया गया कार्य आपका इतना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का डियर स्टूडेंट 6359 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो किया गया कार्य होगा वो आपका 6359 होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डियर स्टूडेंट, दो बल जिनके परिमाण क्रमशः 5 न्यूटन तथा 4 न्यूटन है, एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर कार्यरत हैं, उनके परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो परिणामी बल क्या होता है, दो बलों के बीच परिणामी बल क्या होता है, परिणामी बल R बराबर आपका होता है रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का आपका होता है 2F1 F2 इनटू का आपका होता है cos थीटा। ये आपके परिणामी बल का फार्मूला होता है R का मान। तो R बराबर क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू आपको दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस का F2 की वैल्यू दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस का 2 F1 की वैल्यू 5 प्लस F2 की वैल्यू 4 cos थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है 60 डिग्री। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। देखो 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 प्लस का 2 गुणे 5 चौक कितना हो जाएगा 20 गुणे cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा कड़ी में 41 प्लस का 20 जो कि आपका कड़ी में 61 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से परिणामी बल जो होगा वो आपका कड़ी में 61 यूनिट होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझते जाइए। बोला है एक कण को विरामावस्था से छोड़ने पर वह नियत त्वरण के अंतर्गत नीचे गिरता है। कण 5वें सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय करता है। कण द्वारा 5 सेकंड में तय की गई कुल दूरी कितना है ये आपको बताना है। कण द्वारा 5 सेकंड में तय की गई कुल दूरी कितना है ये आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। कण द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले त्वरण a का मान निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है a प्लस का Sn बराबर आपका होता है u प्लस का 1/2a 2n माइनस का 1 होता है। आपको 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। तो u की तो वैल्यू 0 होगा, ये आपका a/2 होगा। अब देखो 2
n की वैल्यू कितना लेना है 5, क्योंकि 5वें सेकंड की बात कर रही है -1 और दूरी तय कर रहा है 9 मीटर। अब देखो ना 9 बराबर कितना हो जाएगा a/2 इंटू का 9, 9 से 9 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण का मान आपने निकाल लिया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है 5 सेकंड में चली गई दूरी। तो 5 सेकंड में चली गई दूरी s बराबर क्या होगा ut प्लस का हाफ at स्क्वायर होता है। यह किसका लाभ है, यह आपका न्यूटन का दूसरा नियम है। तो देखो u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 5 है, प्लस का 1/2, a की वैल्यू 2 और t का मान कितना लेना है 5 का स्क्वायर। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 25 मीटर। यानी 5वें सेकंड में जो चली गई दूरी होगी वो आपका 25 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का डियर स्टूडेंट आपका 5वें सेकंड में चली गई दूरी 25 मीटर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल सिंपल सा ये भी कॉन्सेप्ट है। बोला है कि द्रव A तथा B के ताप क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस तथा 20 डिग्री सेल्सियस है। यदि समान द्रव्यमान के दोनों द्रव्यों को मिश्रित किया जाए तो मिश्रण का ताप आपका 26 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इनकी विशिष्ट ऊष्माओं में अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो विशिष्ट ऊष्माओं में अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से समझिएगा। Q बराबर क्या होता है ms डेल्टा t। इसको हम क्या लिख सकते हैं ms और डेल्टा t की जगह पर हम t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। और देखना ms तो आपका है, डेल्टा t की जगह पर आप t2 माइनस का t1 के अलावा आप t माइनस t1 का भी यूज कर सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा आपको ज्ञात करना है इन दोनों के बीच। तो जो आपका दी गई ऊष्मा होती है वो आपका ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो जो आपको दी गई ऊष्मा होगी वो आपका ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। तो दी गई ऊष्मा आपका m1s1 T1 माइनस का T बराबर आपका हो जाएगा, ये आपकी दी गई ऊष्मा है, बराबर ली गई ऊष्मा क्या हो जाएगी M2S2 T माइनस का T2 के बराबर आपका हो जाएगा। मैंने दी गई ऊष्मा को ली गई ऊष्मा के बराबर कर दिया। अब देखिएगा दोनों के द्रव्यमान समान है, यानी कि m1 m2 समान है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखना s1 T1 की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो बोला है ताप क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि T1 की वैल्यू आपका है 30 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू आपका है 20 डिग्री सेल्सियस और जो कैपिटल T की वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 26 डिग्री सेल्सियस। अब सारी वैल्यू रख दो। तो T1 का मान आपका है 30 माइनस का T की वैल्यू आपका है 26 बराबर S2 T की वैल्यू आपका है 26 माइनस T2 की वैल्यू आपका है 20। इसी को हल कर दो तो देखो S1 गुणे का 30 माइनस 26 हो जाएगा 4, S2 गुणे का 26 माइनस 20 आपका हो जाएगा 6। यहाँ से 2 से काट दो, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6। तो यहाँ से आपका S1 बटे S2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 मिल जाएगा। इस तरीके से विशिष्ट ऊष्माओं में जो अनुपात होगा वो आपका कितना आ जाएगा 3:2 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 3:2। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी। ये भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से है। बोला है 450 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी एक स्थिर प्रेक्षक की ओर 33 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति क्या है ये आपको बताना है। कि प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति क्या है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट आपका
यन डैश बराबर आपका होता है, यन डैश बराबर आपका होता है v बट्टे v माइनस का v डैश लिख सकते हो इनटू का आपका यन होता है। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर जो v वैल्यू है वो आपका y में धन की चाल है, जो आपका v है वो आपका y में धन की चाल है। और यहाँ पर इन्होंने एक चाल दे रखा है 37 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि v डैश की जो वैल्यू दे रखा है इन्होंने 37 मीटर प्रति सेकंड, और आवृत्ति का मान आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट वो आपको 450 मीटर। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख दो। v जो है y में धन की चाल जो कि आपका 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 330 माइनस का यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 33 मीटर प्रति सेकंड v डैश की वैल्यू, और n की वैल्यू आपको दे रखा है 450 मीटर। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा। तो ऊपर तो आपका हो जाएगा 330, 330 में से 33 घटाओगे तो 297 हो जाएगा, गुणे आपका हो जाएगा 450, तो 3 9 27, फिर 2 7, फिर 3 9 27, फिर 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, फिर देखना 11 एकम 11 0 और 11 9 99 हो जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 बचे 45, ये 0 हो जाएगा, तो 50 गुणे 10 कितना होगा 500, यानी कि 500 हर्ट्ज आपका यन डैश की वैल्यू होगा। यानी कि प्रक्षेप द्वारा सुनी गई आवृत्ति आपका 500 हर्ट्ज होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रेक्षक का जो सुनी गई आवृत्ति होगा वो आपका 500 हर्ट्ज होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, तो ध्यान से समझते जाइए प्रत्येक क्वेश्चन को। मैं बिल्कुल शानदार तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, एक ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का दोगुना है, परंतु इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह से गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। पृथ्वी की सतह r के पदों में इसकी त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। तो स्मॉल g बराबर क्या होता है, स्मॉल g बराबर आपका होता है gm अपान का r स्क्वायर। स्मॉल g बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट gm अपान r स्क्वायर के रूप में। तो gm अपान r स्क्वायर के रूप में होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं g बटे r स्क्वायर, और जो m की वैल्यू होती है वो आपका होता है 4/3 पाई, 4/3 पाई r क्यूब इनटू का रो होता है। ये आपका m की वैल्यू होती है। अब देखिएगा क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, परंतु इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्वरण के बराबर है। एक ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का दोगुना है, यानी कि एक जगह घनत्व यदि आपका रो है तो दूसरे पॉइंट पर जो घनत्व है वो आपका 2 रो है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि ग्रह का घनत्व जो है पृथ्वी के घनत्व का दोगुना है। तो ग्रह का घनत्व जो है पृथ्वी के घनत्व का दोगुना है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि अर्थ के लिए है, यानी कि पृथ्वी के लिए है। तो ग्रह के लिए क्या होगा, ग्रह के लिए जो घनत्व होगा वो पृथ्वी के घनत्व का दोगुना होगा। तो मैं मान लेता हूँ जो जी डैश की वैल्यू होगी वो आपका होगा gm अपान r डैश का स्क्वायर। ये जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ ये आपका ग्रह के लिए है, ये आपका पृथ्वी के लिए है। देखो g अपान r डैश का स्क्वायर, m की जगह पर क्या आएगा 4/3 पाई r डैश का क्यूब इनटू का। क्वेश्चन में ऑलरेडी यह बोल रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी यह बोल रखा है कि जो ग्रह का घनत्व है पृथ्वी के घनत्व का दोगुना है। तो पृथ्वी का घनत्व यदि रो होगा तो ग्रह का घनत्व क्या होगा आपका 2 रो हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण g है वो आपका पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर है, यानी कि g की जो वैल्यू है वो आपका g डैश के बराबर है। तो g की वैल्यू आपने देखा है क्या, g बट्टे का r स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 4/3 पाई r क्यूब इनटू करो बराबर g डैश की आपने वैल्यू देखा है g बट्टे r डैश का स्क्वायर इनटू का 4/3 पाई r डैश का क्यूब
इनटू का आपका हो जाएगा 2 रो। इसी को हल कर दीजिए। तो देखना डियर, जी से जी कैंसिल, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, रो से आपका रो कैंसिल, यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर देखो आर डैश स्क्वायर है, यहाँ पर आर डैश क्यों है, तो आर डैश स्क्वायर से आर डैश स्क्वायर यहाँ पर भी खा जाओ। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा आर लेफ्ट साइड से, राइट साइड से आपको क्या मिलेगा, राइट साइड से आपको मिलेगा आर डैश गुणे का 2 के रूप में। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आर डैश की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको r/2। तो इस तरीके से जो ग्रह की त्रिज्या होगी पृथ्वी की त्रिज्या का आधा होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कितना घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन यदि आपको फार्मूला पता है तो बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, यदि आप कठिनाइयों से लड़ करके आगे बढ़िएगा तो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि यदि आपसे कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपको स्किप कर देना है। प्रयास कीजिए डियर स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन यदि आपके कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 में से कम यदि आप 5 से 6 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो भी आप 10,000 स्टूडेंट से आगे चले जाते हैं। तो हमारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार प्रयास कीजिए, 3 बार प्रयास कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाऊं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। यदि आप अच्छी तरीके से टफ क्वेश्चन को भी पढ़ के जाइएगा, यदि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन फिजिक्स के टफ पूछे जाते हैं तो यदि आपसे 6 बन जाता है तो भी एक अच्छा नंबर ला सकते हैं अपने आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है एक परमाणु गैस गामा बराबर 5/3 के एक गोल को द्विपरमाणु गैस गामा बराबर 7/5 के 1 मोल के मिलाने पर मिश्रण के लिए गामा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। मिश्रण के लिए गामा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक परमाणु के लिए जो गामा 1 का मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 5/3, यानी कि गामा 1 की जो वैल्यू दे रखा है वो आपका 5/3 किसके लिए, एक परमाणु के लिए दिया रखा है। फिर डियर स्टूडेंट, यदि हम एक परमाणु के लिए Cv1 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, तो Cv1 की जो वैल्यू निकालेंगे वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 5/2 के रूप में। वो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3/2 आर के रूप में, सॉरी नीचे वाली वैल्यू ले जाती है 3/2 आर के रूप में। और गामा 2 की जो वैल्यू दे रखा है डियर स्टूडेंट वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 7 का दे रखा है 5, 7/5 दे रखा है। तो यहाँ से आप Cv2 की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, यहाँ से आएगा 5/2 आर के रूप में। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, मिश्रण की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा निकाल लेते हैं। तो मिश्रण की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला होता है Cv बराबर आपका होता है N1Cv1 प्लस का N2Cv2 डिवाइडेड बाय आपका होता है N1 प्लस का N2। ये आपका मिश्रण की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला है। तो सारी वैल्यू रख दो। तो देखो N1 का मान 1 है, Cv1 की वैल्यू आपका है 3/2 प्लस का N2 की वैल्यू 1 है और Cv2 की वैल्यू आपका है 7/5। N1 का मान 1 और N2 का मान 1 रखोगे तो 2 आ गया। तो यहाँ से आप आगे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से आपका Cv की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 3/2 और 7/5। ये आपका 3/2 और 5/2 है यार, 3/2 और 5/2 होगा ना, 3/2 और 5/2 ठीक है। 3/2 और 5/2 को सॉल्व करोगे कितना होगा, 5 3 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि Cv की वैल्यू हो जाएगी वो आपको 4 मिल जाएगा। तो Cv की वैल्यू मिल जाएगी डियर स्टूडेंट वो आपको 4 मिल जाएगा। अब बट्टे का 2
हो जाएगा। तो 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, यानी कि जो CV की वैल्यू हो जाएगा वो आपको 2R के रूप में मिल जाएगा। जो CV की वैल्यू मिल जाएगी डियर स्टूडेंट, वो आपको 2R के रूप में मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट CV बराबर क्या होता है? CV जन R। CV बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट CV जन R। तो CV की वैल्यू 2R और ये आ रहा है, यानी कि 3R आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको 3R मिल जाएगा। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना था डियर स्टूडेंट मिश्रण में गामा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मिश्रण में गामा की वैल्यू निकाल लो। तो गामा मिश्रण मिक्सचर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो गामा मिक्सचर की जो वैल्यू होगी वो आपका CB/CV के बराबर होता है। CB/CV के बराबर होता है। तो CP की वैल्यू आपने कितना निकाला है? CP की वैल्यू आपने निकाला है 3R और CV की वैल्यू आपका है 2। तो इसको आप काटोगे तो कितना 1.5 बार में जाएगा, यानी कि जो गामा मिक्सचर की वैल्यू होगी वो आपका 1.5 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ है। यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यदि आपसे नहीं बन पाता है तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में आप 5 से 6 मिनट मत गवाइए, वही सही है। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को हल कीजिएगा जो कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो पाते हैं। तो यदि आपका 50 से 55 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाता है तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपका 50 प्लस क्वेश्चन सही हो जाता है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यदि आप गलतियां करते हैं तो आपके सही नंबर से भी अंक काट लिए जाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि बहुत कम गलती करें, 100% एक्यूरेसी को सॉल्व करने का प्रयास करें। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है 1 एम्पीयर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध आपका 0.018 ओम है। इसको 10 एम्पीयर तक मापने हेतु परिवर्तित करने के लिए निम्न शंट को लगाना जाएगा, ये आपको बताना है। किस टाइप के शंट को लगाना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू हमको दे रखा है वो आपको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको IG की वैल्यू दे रखा है डियर स्टूडेंट, वो आपको दे रखा है 1 एम्पीयर। कितना? 1 एम्पीयर। फिर उसके बाद से R की जो वैल्यू दे रखा है वो आपका 0.018 ओम, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम RG या G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0.018 ओम दे रखा है, ठीक है। और आपको पहुंचना है 10 एम्पीयर तक, यानी कि I बराबर 10 एम्पीयर तक आपको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कौन सा शंट लगाना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। तो यस बराबर आपका होता है IG माइनस कैपिटल G। IG माइनस कैपिटल G, जो कैपिटल G है वो RG का ही मान है, उसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। बटे का आपका हो जाएगा I माइनस का IG। तो यहाँ पर IG की जो वैल्यू है वो आपका 1 और इस कैपिटल G यानी RG की वैल्यू आपका 0.018 बटेगा स्मॉल I की वैल्यू आपका है 10 माइनस का 1। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 1 में से इसको घटाओ। तो 1 में से इसको आप घटाइएगा तो मिलेगा आपको कितना? 1 में से इसको सॉरी यार गुणा के रूप में है यार, या गुणा के रूप में, ये आपका गुणा के रूप में है। तो 0.018 हो जाएगा बट्टे का 9 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी कितना मिलेगा? 0.02 के रूप में। इस तरीके से आपको 0.02 ओम का शंट लगाना पड़ेगा। 0.02 ओम का शंट लगाना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका शिफ्ट है, जो आपका ये पेपर सेट 2019 में पूछा गया है, थोड़ा सा टफ है, तो घबराना नहीं है। हर एक सेट में आपको कुछ क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन मीडियम पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन लो पूछे जाते हैं।
तो ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को समझते जाइए। लेकिन 2019 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े से टफ हैं, लेकिन मैथ और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। तो यदि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़कर जाएंगे तो 65 प्लस क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि मैथ और केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे तो मैथ और केमिस्ट्री में से कम आप 90 प्लस क्वेश्चन 100% कर पाएंगे, ये गारंटी है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, तो बल्ब द्वारा व्यय की गई शक्ति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को भी, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। V की वैल्यू आपको दे रखा है 220 वोल्ट। V की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 220 वोल्ट। उसके बाद से यहाँ पर आपका P की वैल्यू दे रखा है डियर स्टूडेंट 100 वाट। P की वैल्यू आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट 100 वाट के रूप में। उसके बाद से डियर स्टूडेंट आपको 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो व्यय की गई शक्ति निकालना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर P बराबर आपका क्या होता है V इंटू का I। तो यहाँ से आप I बराबर निकालोगे मिलेगा आपको P अपान V के रूप में। तो I बराबर P की वैल्यू 100 बटे का V की वैल्यू आपका 220, तो 0 से 0 काट दो, 2 पच्चे 10 और 2 11 22, यानी कि कितना मिल जाएगा 5/11 एम्पियर। ये आपका I की वैल्यू होगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था डियर स्टूडेंट व्यय की गई शक्ति, यानी कि P की वैल्यू आपको निकालना है। यानी कि आपको P की वैल्यू निकालना है। तो P की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R बराबर क्या होता है V बटे का I। तो V की वैल्यू आपका है 220 और I की वैल्यू आपने निकाला है 5/11। तो देखो ये आपका 220 गुणे 11 ऊपर जाएगा तो गुणे 11 बटे का 5, 5 से काटो तो 5 24, 5 24 44 गुणे 11 करो तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 कितना होगा 48, यानी कि 484 ओम आपकी प्रतिरोध का मान होगा। आपको निकालना है शक्ति P की वैल्यू। तो P बराबर क्या होता है V इंटू का I। P बराबर आपका होता है V इंटू का I बराबर क्या होता है V बटे R। तो I बराबर यदि आप V बटे R रखोगे तो I की जगह V बटे R रखोगे तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे R। अब सारी वैल्यू रख दो तो देखना क्या होगा। तो P बराबर V की वैल्यू कितना निकाला है, V की वैल्यू आपको निकालना है कितने वोल्ट पर 110 वोल्ट पर। तो 110 का स्क्वायर बटे R की वैल्यू आपने निकालना है 484। तो 110 गुणे 110 बटे का 484, 11 से काटो 11 दहिया 110, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 से काटो 11 का 11 0, 11 चौक 44। तो 10 गुणे 10 100 होगा, 100 बटे 4 करोगे कितना आएगा 25। यानी कि P की जो वैल्यू आएगी वो आपका 25 वाट आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल था, आपको P और I की वैल्यू केवल निकालना था। उसके बाद से फार्मूले से रख करके आप P की वैल्यू निकाल सकते थे, केवल V और I की वैल्यू निकालना था। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है, इसे समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। त्रिभुज के किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये आपको बताना है। तो 12 ओम के प्रतिरोध को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। तो इस तरीके से आपका भाई साहब कुछ त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर मैं प्रतिरोध भी बता देता हूँ। तो देखो ये मैंने प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ लग जाएगा, 4 ओम का यहाँ लग जाएगा और 4 ओम का
यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है कि दो शीर्षों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं, नामकरण कर दो भाई ए बी और ए सी। तो इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है, यानी कि इन दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका 8 ओम होगा। तो यह जो आपका 8 ओम है इस 4 ओम के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो 1/8 बराबर क्या होगा, 1/8 प्लस का 1/4, क्योंकि यह जो आपका 8 प्रतिरोध है, 8 ओम प्रतिरोध है, 4 ओम के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। देखना 8 और 4 का एलसीएम 8, 1 प्लस का ये आपका 2 हो जाएगा। तो 1/r की जो वैल्यू हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा 3/8। आर की वैल्यू निकालोगे तो 8/3 ओम आ जाएगा, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका 8/3 ओम होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का आपका डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8/3 ओम बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 1/4 दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है ये आपको बताना है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। आपको पता है रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होता है। रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, रेखीय आवर्धन नियम बराबर आपका होता है आई बट्टे का आई माइनस का यू। आई बट्टे का आई माइनस का यू होता है, ये आपका रेखीय आवर्धन नियम की वैल्यू। तो जो आपका आवर्धन दे रखा है वो आपको 1/4 दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से आपका 1/4 है। वस्तु से आपका 1/4 है, यानी आवर्धन का मान 1/4 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आई की जो वैल्यू दे रखा है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, आई की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको 30 दे रखा है, बट्टे का 30 माइनस का यू हो जाएगा। सॉल्व करो तो 3 चौक 12 यानी 120 बराबर 30 माइनस का यू हो जाएगा। तो यू की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, यू की वैल्यू आपको निकालोगे तो माइनस का 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट माइनस का 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को भी। बोला है एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन समान विभवांतर द्वारा त्वरित किए जाते हैं यदि लैम्डा ए तथा लैम्डा रो क्रमशः इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की द्वि बागली तरंगदैर्घ्य को प्रदर्शित करते हैं। तब जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं नहीं सॉल्व करवाता हूँ, इस क्वेश्चन को लास्ट में देख लेंगे, या तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि यदि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो तो आपका दिमाग तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आपको 5 से 6 मिनट देने पड़ेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को यदि एग्जाम में आता है तो जरूर स्किप कर लीजिए। देखिए मैं आपको राय ये देता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पे जो नंबर मिलने वाला है वो आपको समान है। यानी कि यदि आप किसी भी क्वेश्चन को यदि आप 5 सेकंड में सॉल्व करते हो तो भी आपको 4 नंबर देगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व करते हो तो भी आपको 4 नंबर ही मिलना है। इसलिए सबसे पहले आपको प्रयास ये करना है कि कम से कम समय में जो भी क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाता है उसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। लास्ट में बचे समय यदि होते हैं तो आपको टफ क्वेश्चन पर समय देता है। यदि आपका एक्यूरेसी सही है टफ क्वेश्चन पर तो आप टिक कीजिएगा, नहीं तो गलत करने का बिल्कुल प्रयास मत
कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज रेखा से पूरब की ओर जा रहा है। इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर है लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल किस टाइप से लगेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले भाई आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज रेखा से पूरब की ओर जा रहा है। इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा डियर स्टूडेंट, वो आपका उत्तर की ओर लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, यदि दो प्रकाश के प्रकीर्णनों के परिमाणों का अनुपात 1:4 है तो उनके तरंगदैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश का प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध होता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है वो आपका n है। तो दो की बात की गई है, यहाँ पर बात की जा रही है डियर स्टूडेंट दो प्रकाश के प्रकीर्णन। तो मैं मान लेता हूँ n1 बट्टे का n2। तो n1 बट्टे n2 की वैल्यू आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 1:4। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को मैंने माना है n, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है डियर स्टूडेंट वो बराबर होता है 1/λ/4 की। प्रकाश का प्रकीर्णन बराबर होता है 1/λ/4। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट देखिएगा n1/n2 की वैल्यू 1/4। यदि आपका n का 1/λ/4 होगा तो n1 की वैल्यू क्या होगी 1/λ1/4। n2 की वैल्यू क्या होगी 1/λ2/4 बराबर आपका हो जाएगा 1/4। ये आपका λ2/4 हो जाएगा बट्टे λ1/4 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से आप λ2/λ1 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगा। आपको λ1/λ2 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आप λ1/λ2 की वैल्यू निकालोगे तो कड़ी में 2:1 आ जाएगा। इस तरीके से आपका कड़ी में 2:1 बिल्कुल राइट आंसर होगा तरंगदैर्ध्य का। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को समझिएगा। दृष्टिपटल में शंकु तथा शलाका होती है जो कि, चार ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रकाश संवेदी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है वर्ग संवेदी होती है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विद्युत संकेतों को प्रेषित करती है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो जो आपका दृष्टिपटल रेटिना में शंकु की शलाका होती है वो प्रकाश संवेदी होती है और यह वर्ग संवेदी भी होती है और विद्युत संकेतों को प्रेषित भी करती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 बोला है, एक गहराई के बीकर को आधा जैतून के तेल से भरा गया है जिसका अपवर्तनांक आपका W1 है तथा शेष आधे भाग को W2 अपवर्तनांक की जल से भरा गया है। यदि बीकर को ऊपर से देखा जाता है तो आभासी गहराई क्या होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आभासी गहराई क्या होगी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। मैं बिल्कुल शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर देता हूँ। जो आपका जैतून का तेल है डियर स्टूडेंट वो आपका आधा भाग भरा है यानी A/2 के रूप में, और जो आपका जल भरा है वो भी आपका A/2 के रूप में। तो यहाँ पर एक फिगर ही बना लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए आपका फिगर है। आधा भाग आपका जैतून का तेल है, किसका है जैतून का तेल है, और आधा भाग आपका वाटर है। यानी कि
A/2 भाग आपका जैतून है और A/2 आपका वाटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा बोल रखा है कि एक हरा जैतून के तेल से बना जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है, यानी कि जैतून का जो अपवर्तनांक है म्यू1 है और वाटर का अपवर्तनांक आपका म्यू2 है। तो आपको बताना है कि आभासी गहराई क्या होगी, ये आपको बताना है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर आपका होता है वास्तविक गहराई बटे आपका होता है आभासी गहराई। ये आपका अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, वास्तविक गहराई बटे का आभासी गहराई, ये आपका अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। तो आभासी गहराई बराबर क्या होगा, आभासी गहराई बराबर क्या होगा, आभासी गहराई बराबर आपका होगा वास्तविक गहराई बट्टे का n के रूप में। तो वास्तविक गहराई बट्टे का n के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका A/2, इसके लिए जैतून के लिए बात करते हैं तो A/2 म्यू1 होगा, और वाटर के लिए बात करते हैं तो A/2 म्यू2 होगा। इसी को आप हल कर लीजिए तो A/2 आपका कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1/म्यू1 प्लस 1/म्यू2 के रूप में। तो यहाँ से देखिएगा फाइनली आपको मिल जाएगा A/2 म्यू1 प्लस का म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1 गुणे म्यू2। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा आभासी गहराई का। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है माना एक क्रियाविधि में किसी बेलन के दोनों सिरों पर नवीन आवेशों की आवृत्ति की जाती है जिससे चालक के भीतर गतिमान इलेक्ट्रॉनों को आवेशित किया जा सके। उस स्थिति में ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है चालक के निकाय में स्थिर वैद्युत क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है कम समय अवधि की धारा के अलावा सतत धारा होगी। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 के पर्सपेक्टिव आपका ए और बी दोनों होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका डियर स्टूडेंट किसी वस्तु पर आवेश आपका Q1 है तथा इसका उपयोग दूसरी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित करने में किया जाता है। यदि दूसरी वस्तु का आवेशन के बाद Q2 आवेश पाया जाता है तो कंडीशन बताना है क्या होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। किसी वस्तु पर आवेश आपका Q1 है तथा इसका उपयोग दूसरी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित करने में किया जाता है। यदि दूसरी वस्तु पर आवेशन के बाद Q2 आवेश पाया जाता है तब क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट जो आपका Q1/Q2 की वैल्यू होगी 1 से ज्यादा होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन करवाया है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है इसको मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि कुछ ज्यादा ही टफ था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 25 है इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 का कौन से ऑप्शन सही है। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी, हमें भी पता है डियर स्टूडेंट जो आज की क्लास थी जितने भी क्वेश्चन थे टोटल क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही टफ थे, लेकिन आप 1 से 2 बार अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।